नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर 2021 से कराने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं कितना मोस्ट है। ये आपके यूपी बोर्ड में पूछ सकता है। चलिए इसे हम लोग शानदार तरीके से करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ऑप्शन ख हो जाएगा हमारा कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग सही हो जाएगा। तो चलिए उस पर पेंसिल से ट्रिक लगा देते हैं। कुलीन वर्ग सही है हमारा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनरल डायर हो जाएगा। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्ट प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, जर्मनी। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, जूट। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, कोयला को। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1958, ऑप्शन ग। तो चलिए हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। तो ये कराती लघु उत्तरीय प्रश्न 7वां, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से लिख कर समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1500 नहीं 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? द्वितीय विश्व हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, दैव शासन क्या है? इसका मतलब दोहरा शासन क्या है? इसको दैव शासन भी कह सकते हो या दोहरा शासन व्यवस्था भी कह सकते हो। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, यह शासन या दोहरा शासन। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसा शासन जो दो राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता है या दो लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे दैव शासन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऐसा शासन व्यवस्था जो दो लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दैव शासन व्यवस्था या दोहरा शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, शौर्य चतुर्कोश किन किन स्थानों को मिलाता है? तो शौर्य चतुर्कोश हमारा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को मिलाने का कार्य करता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न में 10वां, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसे हम विस्तार से समझते हैं एकदम शानदार तरीके से। चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। तो चलिए हेडिंग हो गया है, चलिए हम इसलिए लिख लेते हैं। चलिए हम इसे लिख लेते हैं क्योंकि समय का बचत हो सके। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, जर्मनी का एकीकरण सन 1848 ईस्वी में जर्मनी के प्रमुख राज्यों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक महासंघ का निर्माण किया। फ्रैंकफर्ट ने एक सभा आयोजित किया जहां संविधान निर्माण करने की योजना बनाई गई, परंतु जर्मनी और संघ विखंडित हो गया, जिसके पश्चात विश्वमार्ग ने लोक के रक्त नीति के माध्यम से सन 1864 ईस्वी में जर्मनी को एकत्रित किया, जिसके पश्चात जर्मनी एक शुद्ध सम्राट का निर्माण किया। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि समय का बचत हो सके। ये 10वां कथवा में करके दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना का उद्देश्य बताइए। चलिए इसको हम शानदार तरीके से आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन का, आप लोग देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन
अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को लागू करता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बहुत मस्त है। उसके बाद हमारा है जैव और अजैव संसाधन में अंतर क्या होते हैं। जैव और अजैव संसाधन, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं उसे जैव जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीव जंतु के अवशेष अथवा तत्व नहीं पाए जाते उसे अजैव संसाधन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसे हम लोग शानदार तरीके से लिख लेते हैं। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1954 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास एवं सभी अनुसंधान केंद्रों को बिजली आपूर्ति कराना है। परमाणु ऊर्जा के द्वारा भारत के सभी कंप्यूटरों विश्वविद्यालयों लेजरों को संसाधन प्राप्त कराने। इसका स्थापना डॉक्टर भूमि जागीर के द्वारा किया गया था। यह भारत के राज्य जैसे गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। इसके लिए आतत्वों का प्रयोग किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये छोड़ दीजिए, कट गया है, ये भी कट गया है। 30% में जो कटा ये भी कट गया है। और गेहूं की कृषि हेतु भौगोलिक दशाओं का उत्पादन क्षेत्र, ये तो आप लोग जानते हैं, कॉमन सी बात है। गेहूं की कृषि एकदम सबको ही जानता है, नहीं बताएंगे। चलिए अला बता देते हैं, अथवा वाला इसका आप लोग नहीं जानते हो। आधुनिक संचार में संचार के संसाधनों का महत्व बताइए। चलिए इसको हम शानदार तरीके से समझते हैं। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, आधुनिक समय में संचार के साधनों के द्वारा वस्तुओं को कम समय में अधिक दूरी पर भेजा जा सकता है। मतलब ये जो संसार के साधन हैं, आधुनिक समय में वस्तुओं को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर भेजा जा सकता है। जैसे मोबाइल के द्वारा किसी खबर को तुरंत कहीं पर भी भेजा जा सकता है, गांव से लेकर शहरों तक। यही सब बात इसमें बताई गई है। तो चलिए आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। तो संचार के साधन द्वारा जैसे दूरदर्शन, मोबाइल, इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो आदि होते हैं। इन सभी के द्वारा किसी भी सूचना को कम से कम समय में गांव से लेकर शहरों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है। देश के उत्पादन की गुणवत्ता की जानकारी भी दी जाती है। इसके उत्पादन में वृद्धि होती है। ये सब है, बहुत ईजी है। इतना ईजी आप लोग, ये कम से कम आपके परीक्षा में 6 अंक के पूछे जाएंगे। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही मस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारतीय मानचित्र इस चिन्ह के द्वारा सही दर्शाइए तथा नाम सहित अंकन के लिए 1/2 मतलब आधा अंक निर्धारित है। तो कांग्रेस का रांची अधिवेशन चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब कांग्रेस का कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में है। ठीक है, तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन चिन्ह द्वारा, तो ये आप लोग में मिलेगा, उसमें है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कम से कम 10 नंबर का होता है। ठीक है, 10-12 नंबर का होता है। तो ये भी अमृतसर में आप लोग टिक लगा देंगे इस चिन्ह के द्वारा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी है, ये नहीं बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा हो गया खंड ख। तो खंड ख में हमारा दिया गया है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा इसका जो राइट आंसर। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तो डी क्या है? GDP क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर सकल घरेलू उत्पाद है, यही राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, जो इसका ऐसा राइट आंसर है। तो आगे हमारा दिया गया है, 19वां जो दिया गया, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WHO किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकसित देश। ये पहला सही है। हाम मार्क किस वस्तु का प्रमाण चिन्ह है?
तो इसका जो राइट आंसर है सोने का। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश तो आप लोग जानते होंगे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चीन, ये सब पड़ोसी देश हैं, तो ये नहीं बताएंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है, इसको हम लोग शानदार तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसके क्या क्या नामों से जानते हैं। तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अब का लिख कर समझाएं, बहुत टाइम लग रहा है, इसको मैं मुंह से ही बोलकर आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इसका जो राइट आंसर है वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करता है परंतु निपुणतया बेरोजगार में नहीं लगे होते हैं। श्रमिक को अपने समर्थ से काम दिया जाता है, इसे प्रसन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया। और इसका जो 23वां सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद बहुत ईजी है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सामाजिक विभाजन तो बहुत ईजी है, चलिए इसे हम लोग जानते हैं।